हेलो फ्रेंड्स। आज हम 3 जनवरी 2022 को सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल सके। क्योंकि जो भी पैटर्न्स होते हैं पैटर्न से बदलते नहीं हैं, तो उसी पैटर्न के आधार पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 विद्यार्थियों के समूह में गणित पढ़ने से पहले और बाद में प्राप्त अंकों को यह तालिका दर्शाती है। कहने का मतलब ये है कि 3 विद्यार्थियों का समूह है जो गणित पढ़ रहे हैं, मिल कर के साथ में बैठते हैं और पढ़ते हैं। तो जब गणित समूह में जब पढ़ने से पहले एक समूह में पढ़ते थे और एक समूह में जब नहीं पढ़ते थे, तो समूह में पढ़ने से पहले मानसी का स्कोर 67 आ रहा था, हरमन का 54 आ रहा था और फैसल का 63 नंबर आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने समूह में पढ़ाई करना शुरू किया तो मानसी का 79 नंबर, हरमन का 60 नंबर और फैसल का 74 नंबर आया। ठीक है। सवाल क्या पूछा आपसे कि 3 विद्यार्थियों द्वारा मिलकर प्रत्येक प्रकार से किए गए अध्ययन हैं, लगभग औसत अंक क्या क्या है। तो औसत अंक बताना है कि समूह से पहले, समूह में पढ़ने से पहले और समूह में पढ़ने के बाद का औसत क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों को ऐड कर देंगे। 7 4 11 3 14 के 4 और 6 6 12 5 17 1 18। कितने लोग थे यहाँ पर? 3 लोग। टोटल नंबर्स और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट तो डिवाइड कर देंगे। 3 6 18, 3 एकम 3, इसी तरीके से 3 3 9 3 3 9 61.33 आएगा। ये समूह में पढ़ने से पहले का है औसत निकला, और ये पढ़ने के बाद का औसत निकाल लेते हैं। 9 4 13 के 3 और 7 और 14 और 7 21 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना निकल जाएगा? 3 7 21, 3 एकम 3। तो ये समूह में पढ़ने के बाद का औसत 71 है, जबकि हम समूह में पढ़ने से पहले का औसत 61.33 था। तो देखिए कहाँ पर ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 61 33 और 71। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। समूह में पहले का औसत निकाली, समूह में पढ़ने के बाद का जो औसत था वो निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 प्रकार की सममित रेखाएं हैं। सममित रेखाएं किसको कहते हैं, पहले ये समझिए। सममित रेखाएं जैसे, कहने मतलब है कि मान लेते हैं कि एक ये कुछ इस तरीके से फिगर मेरे पास, तो सममित मतलब होता है कि इसको इस तरीके से काटा जाए कि इसको अगर काट करके एक दूसरे पर रखा जाए तो बराबर बराबर एक दूसरे को क्या करे, ढक ले। जैसे अगर हम इस तरीके से इसको कट लगाते हैं यहाँ पर, तो ये वाला फिगर इधर इस पर रख दें, अगर मोड़ दें तो एक दूसरे को ढक लेना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, सममित रेखाएँ। अगर इसी चीज़ को अगर देखें कि अगर इस तरीके से इसको काट दें तो क्या एक दूसरे पर रखेंगे तो ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा। तो जो एक दूसरे को ढक ले बराबर बराबर तरीके से, उसी को हम लोग कहते हैं सममित रेखाएँ। अब यहाँ एक वर्ड और दिख रहा है आपको, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ये क्या होता है? क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब कि इस तरीके से, और ऊर्ध्वाधर क्या होता है? वर्टिकल, जो खड़ी लाइन की तरह होता है। तो इस अक्षर में जो समूह में दिया हुआ है उसको अगर हम इस तरीके से सममित रेखाएं बनाएं कि एक बीच में एक सीधी रेखाएं खींचें, तो वो हॉरिजॉन्टल तरीके से भी आपका सममित बनानी चाहिए और वर्टिकल तरीके से भी। तो इसमें देखिए कौन सा पॉसिबल है। तो देखिएगा कि हम इस तरीके से यहाँ पर हाफ हाफ कट करते हैं तो एक दूसरे को ढक लेगा, बट अगर इसको हम हाफ काटेंगे तो क्या दूसरे ढकेगा? नहीं। तो ये तो ऑप्शन ही पहले गलत हो गया। तो वैसे टी भी नहीं होगा। हाँ, एक्स हो सकता था। कैसे? देखिए, अगर ये एक्स है तो अगर इस तरीके से कट लगाते हैं तो ये एक दूसरे को ढक लेगा, मोड़ेंगे तो। और अगर इस एक्स को अगर हम इस तरीके से कट लगाएंगे तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों को जब मोड़ेंगे तो भी एक दूसरे को ढक लेता। तो ये एक्स तो था, लेकिन टी और सी नहीं हो पा रहा है, ये सममित नहीं बना पाएंगी। एक्स का देखिए क्या है, एक्स का तो ऊपर में बता दिए कि हो जाएगा ये तो ठीक है, लेकिन वाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जेड भी नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं एक्स में। देखिए एक्स तो खैर पहले बता चुके हैं कि हो जाएगा ये। एच का देखिए, एच में अगर यदि हम इस तरीके से कट लगाए तो देखिए दोनों तरफ हाफ हाफ हो जाएगा, और एक एच में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अगर इस तरीके से कट लगाएं तो भी हाफ हाफ हो जाएगा जब मोड़ेंगे तो ये एच भी दिख रहा है, और वो तो खैर है ही है। आप देख सकते हैं ऐसे कट लगाएंगे तो भी मोड़ेंगे तो भी एक दूसरे को ढक लेगा, और अगर इस वर्टिकल अगर कटिंग करेंगे तो भी एक दूसरे को ढक लेगा। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, तो ये जो बी नंबर दिख रहा है आपका वो सही आंसर होगा। आगे भी चेक करके आप देख सकते हैं, बी में हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, लेकिन वर्टिकल नहीं हो पाएगा। इसमें भी हॉरिजॉन्टल होगा लेकिन वर्टिकल नहीं होगा, और इसमें भी आपका ना वर्टिकल होगा ना ही हॉरिजॉन्टल होगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन दिखा आपको? बी नंबर। समझ में आया?
तो बस इसमें ये 3 चीज़ समझनी थी कि क्षैतिज क्या होता है, ऊर्ध्वाधर क्या होता है और सममित रेखाएं क्या होती हैं। तो सममित रेखाएं मतलब ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई भी फिगर को आप ऐसा काटें कि दूसरे पर जब ढकें, एक दूसरे मोड़ दें, तो एक दूसरे को क्या करना चाहिए, बराबर भागों में ढक लेना चाहिए, किसी एंगल से दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राकेश और सानिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, राकेश कहता है त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है। अच्छा, तो देखिए इसको पहले क्या बोल रहा है, ये त्रिज्या जो होती है वो व्यास की दुगनी होती है। तो पहले त्रिज्या किसको कहते हैं और व्यास किसको कहते हैं ये समझते हैं। तो देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक वृत्त है और वृत्त का यहाँ पर बीच में इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। तो केंद्र से इस परिधि पर की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या यहाँ से भी अगर मिला दें, ये पूरी 2 लाइन सीधी लाइन, तो ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है, ये 2 त्रिज्या मिल करके क्या बनाता है, व्यास बनाता है। यानी कि एक छोर से केंद्र से हो करके जो दूसरी ओर जा करके मिले उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये केंद्र से अगर यहाँ से लाइन यहाँ तक आ गई त्रिज्या है और यहाँ से इसी बिंदु से अगर पार करते अगर इस परिधि पर मिला दें हम, तो भी एक सीधी रेखा क्या बन रहा है हमारा, ये भी हमारा बन रहा है व्यास। तो क्या हुआ यहाँ पर कि 2 त्रिज्या मिला करके एक व्यास बनता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि त्रिज्या जो है व्यास की दुगनी होती है। तो बिल्कुल गलत है, ये तो गलत कर रहा है। और आगे क्या लिखा है कि और सानिया कहती हैं कि त्रिज्या आधी होती हैं, त्रिज्या आधी होती हैं। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा सही है। तो इसका मतलब ये है कि त्रिज्या आधी है किसका, व्यास का। वो कहना चाह रही है कि व्यास का जो है वो त्रिज्या आधी होती है। तो देखिए ठीक तो कह रही है ये व्यास है और उसका जो है वो आधा होता है, हाँ आधा ही होता है। इसका फॉर्मूला भी होता है R बराबर होता है D/2। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं D बराबर क्रॉस मल्टीपल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2R। तो ठीक है, व्यास का ये दुगना होता है। तो यहाँ पर राकेश क्या है, गलत है, और सानिया क्या है, सही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, B नंबर। सानिया सही है और राकेश गलत बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, अरीबा अंग्रेजी अक्षरों और गणितीय अंकों में कोण ढूंढती है, निम्नलिखित में से किस समूह में उसे केवल समकोण मिलेंगे। अच्छा, समकोण बनता है, समकोण कब बनेगा, जब वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि जब कोई लाइन पर एक परपेंडिकुलर एक लंब इस तरीके से पड़ जाए तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, 90 डिग्री का एंगल, जो कि ये 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से बनता है। तो समकोण कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर राइट एंगल के बारे में बात की जा रही है। तो बोला किस समूह में बनेगा ऐसा, तो किस समूह में दिख रहा है आपको, जैसे सब में बन जाए, इसमें तो नहीं दिख रहा, तो फिर इस ऑप्शन को चेक करने को मतलब नहीं, इसमें भी नहीं बनेगा। एक्स में कहीं 90 डिग्री एंगल दिख नहीं रहा, इसमें देखिए एच में देखिए यहाँ पर भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ भी बन रहा है, क्योंकि देखिए एच जो हमारा बन रहा है कुछ इस तरीके से होगा, है ना, ये एच, तो यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, तो ये एच में हो जाएगा। 5 में देखिए, 5 में एक यहाँ पर जो इस तरीके से आया हुआ है ना, ये वाली लाइन, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। और ई में कहाँ बन रहा होगा, देखिए यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि देखिए सीधी लाइन है। तो यहाँ पर एक लाइन मान लेते हैं, तो यहाँ पर सीधी रेखा आई हुई है, एक लंब गिरा हुआ है इस पर, यहाँ भी बन रहा होगा, यहाँ भी बन रहा होगा, तो हम कह सकते हैं ई में भी बन रहा है। ठीक है, और 5 में बन ही रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। एम में तो कहीं बन ही नहीं रहा, 3 में पॉसिबल ही नहीं, एल में बन रहा था, बट M3 में नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बस यह समझना था कि समकोण किसको कहते हैं। समकोण 90 डिग्री का एंगल बनता है जो किसी एक सीधी रेखा पर एक लंब इस तरीके से आया हो या उसको प्रतिच्छेद करते हुए निकल रही हो, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं, किसी संख्या के गुणनखंड। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई संख्या लेते हैं 10, 10 से गुणनखंड कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 2 भी हो जाएंगे, फिर 5 और फिर 10। ये 10 से गुणनखंड है। गुणनखंड किसको कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो उस संख्या को क्या करें, पूरी तरीके से भाग लगा दे। ठीक है, तो 10 से गुणनखंड कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 5, 10 हो जाएगा। अब देखिए इसी से हम लोग चेक करते हैं, संख्या के बराबर या उससे कम, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही दे चुका हूँ पिछला वीडियो में, संख्या के बराबर या उससे कम। तो देखिए संख्या के बराबर होता है या तो इससे कम होता है, देखिए 10 से कम ही है ना, 5, 2, 1, तो ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है, फर्स्ट नंबर सही दिख रहा है कि जो गुणनखंड होते हैं, कि संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो संख्या के बराबर होते हैं या उससे कम होते हैं। जैसे एक और संख्या लेते हैं, जैसे 12 के गुणनखंड कौन कौन हो जाएंगे, 1, 2,
3, 4, 6 एंड 12 यानी कि ऐसी संख्या है जो इस संख्या को क्या करें, भाग लगा दें। जैसे कि एक 12 बार भाग लगा देगा, 6 बार भाग लगा देगा, ये 4 बार भाग लगा देगा, तो सब क्या है, उसके कारण गुणनखंड कहलाते हैं। तो देखिए 12 खुद एक संख्या है और उसी संख्या के बराबर होता है उसका गुणनखंड या तो उससे कम होता है, तो वही तो है, उससे संख्या के बराबर या उससे कम होता है। ठीक है, तो दिया हुआ पहले ही समझ हो गया इसका मतलब। दूसरा में क्या दिया हुआ है, संख्या के बराबर या उससे अधिक, तो संख्या के बराबर यानी कि 12 या फिर 12 से अधिक होता है, नहीं, ये तो किस में होता है, ये जब गुणज पूछता, मल्टीपल पूछता तो वो सही हो जाता, लेकिन गुणनखंड पूछा है तो ये फर्स्ट आंसर सही होगा। फिर संख्या के बराबर, नहीं, संख्या के बराबर गुणनखंड मतलब एक ही होगा, गुणनखंड एक ही होता है क्या किसी चीज़ का, नहीं। संख्या से कम, हाँ ये सही था कि संख्या से कम होता है, लेकिन संख्या के बराबर भी तो होता है, तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर लिखा है संख्या के बराबर, तो संख्या के बराबर भी तो होता है ना, 12 भी तो होता है सही गुणनखंड, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेणु को 25 सितंबर 2021 को ईस्वी को दिन घर में सफाई करते समय अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला। उसने देखा कि उसकी जन्मतिथि प्रमाण पत्र में 5 दिसंबर 1995 को लिखी थी। जब वेणु को प्रमाण पत्र मिला तो उसकी आयु लगभग कितनी थी, तो उसका आयु निकालने बोल रहा है यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग किस में लिखते हैं, क्या है, ईस्वी लिखते हैं, ईस्वी लिखिए 2021, ठीक है। इसके बाद देखिए कब मिल रहा है इसको, दिसंबर, दिसंबर मतलब कि 12वां महीना में, और कितना तारीख को, 5 तारीख को। ठीक इसी तरीके से उसका बर्थडे कितना है उसको ये लिखिए, सॉरी मैंने कुछ गलती किया हूँ, 2021 सितंबर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 9 महीना, 25 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसका बर्थडे लिखिए, जन्मतिथि कब था इसका, 1995, दिसंबर मतलब 12, और कितना तारीख, 5 तारीख। इसको घटा दीजिए, तो 5 से 5 जाएगा तो 0, 2 का 2, अब 9 है ना, तो पैसे लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, तो यहाँ से एक साल का पैसा लेंगे तो 12 महीना का पैसा लेंगे तो 12 से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा, 9 महीना। यहाँ बचा कितना, 20 में से मतलब कि यहाँ 0 से 5 नहीं जाएगा, पैसे लेंगे 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कितना बचा, यहाँ हमारा बच जाएगा 1 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 2, यानी कि 25 साल 9 महीना और 20 दिन, मतलब कह सकते हैं लगभग में पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ये 25 साल, 24 साल तो होगा नहीं, इसको तो पहले हटाइए, 26 साल भी नहीं होगा, 25 वाला में 3.5 महीना या 9.5 महीना, मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया। तो हमेशा जब भी आपको बर्थडे किसी का जन्मदिन निकालना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला कि उसका अभी प्रेजेंट एज कितना है और उसका जन्म तिथि कितनी थी वो उसको लिखिए और इस तरीके से घटा दीजिए। हमेशा याद रखिए कि जो लिखा जाता है पहले आप ईयर लिखिए, फिर मंथ लिखिए और फिर डेज लिखिए, तो इससे आसान हो जाएगा आपको घटाना। अब जब भी पैसा लेते हैं आप तो यहाँ से देखिए, जब भी पैसा लेंगे तो यहाँ से एक पैसा ले रहे हैं, एक पैसे मतलब लेने का मतलब ये है कि आप 12 साल ले रहे हैं, 12 महीना ले रहे हैं आप, तो 12 महीना यहाँ लेंगे तो 12×9 कितना हो जाएगा, 12×9 हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 में फिर 12 घटाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, मेरा 9 ही बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 व्यक्तियों की लंबाई नीचे दी गई है, 161 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, इन लंबाइयों का योग मीटर में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, 161, फिर 161 और फिर 156 और फिर 162 सेंटीमीटर, सारा को जोड़िए, 6 2 8 और 1 9। ठीक है, सॉरी 9 नहीं होगा, 6 2 8 9 10 का 0 हाथ में 1, 6 6 12, 6 18 19 के 9 हाथ में 1, 4 1 5, 590। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 500 + 90 लिख सकते हैं क्या। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर, तो 500 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, और इधर 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन में नहीं है, ये कुछ कैलकुलेशन में गलती हुआ है क्या। चलिए तो फिर से सॉल्व करते हैं।
क्या दिया हुआ है 161 सेंटीमीटर, फिर से 161 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर और 162 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 6 2 8 1 9 और 1 10, 10 के 0 हाथ में 1 1 और तो हो जाएगा 6 चक 24 के 4 हाथ में 2 और 4 2 6 640। तो 640 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 600 + 40 लिख सकते हैं। हमने बताया अभी कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 600 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा और 40 सेंटीमीटर। है बात समझ में? तो ये ऑप्शन है कहीं, हाँ बी नंबर में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो 6 मीटर और 40 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। सिंपल था, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है क्योंकि यह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो संख्याओं के घनों के योग द्वारा दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित में से संख्याओं के कौन से युग्मों के धनों का यह संख्या प्राप्त होगी? तो जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसको आप क्या कर लीजिए, सिंपली क्यूब कर लीजिए। क्यूब करने बाद जोड़ कर देखिए किस में 1729 मिलता है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन को ट्राई करते हैं, 1 का क्यूब 1 ही होगा और 12 का क्यूब कितना होगा 12 का क्यूब कितना होगा 12 का क्यूब हो जाएगा आपका 1728। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1729। तो देखिए पहला केस हो गया मेरा, मिल गया, दोनों का क्यूब करने से मिल गया। अब एक और संख्या देखते हैं 9 और 8, ये दोनों का क्यूब करने से अगर 1729 आ जाएगा तो मेरा ऑप्शन ही हो जाएगा। तो 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा और प्लस 8 का क्यूब करने पर दोनों पर जोड़ने पर कितना आना चाहिए 1729। तो लिखिए 9 का क्यूब करेंगे तो 9 9 81 और 81 में कितना हो जाएगा 729 प्लस 8 64, 64 का फिर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 64 यानी 512। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 7 5 1200, तो 1700 तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 और 11 का चेक करें आप, तो 2 का 2 हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा और 11 का 11 11 121 और 121 का अगर ये गुना आप 11 से करेंगे तो मिल जाएगा आपको 11 दूनी 22 21 11 2 13 1331। तो ये भी नहीं मिलेगा जोड़ने पर, तो ये भी नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया है। फिर से देखते हैं 1 और 12 का, तो देखे थे मैंने कि 1729 यहाँ पर हो गया था। अब 10 9 का उसको सिर्फ चेक करना है, तो 10 दें 100, 10 का क्यूब कर लेते हैं और 9 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा ये 1000 और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 9 9 81 नहीं 729। ठीक है, तो जोड़ने पर यहाँ पर कितना जा रहा है 1729। लीजिए दोनों में आ गया, तो कह सकते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बी नंबर। 1 12 और 10 9 दोनों का क्यूब करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 1729। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 मित्र क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर अपने मोबाइल फ़ोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ, वे कितने से बाद पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे? ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना चाहिए, एलसीएम निकालना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे होता है एक दौड़ भी होता है कि एक सर्कल है, मान लो यहाँ से 3 लोग दौड़ रहे हैं, यहाँ से दौड़ते हुए एक 4 मिनट चक्कर पूरा करता है, एक 6 मिनट चक्कर पूरा करता है। तो जब यहाँ से दोनों एक साथ प्रारंभ करते हैं तो दोबारा फिर कब एक ही इस बिंदु पर ला करके मिलेंगे, तो उसमें इस केस में क्या निकालते हैं, एलसीएम ही निकालते हैं। ठीक है, इस तरह का भी सवाल होता है जैसे कि 3 घंटी हैं, तीनों एक साथ बजते हैं, कोई एक 6 मिनट के बाद बजता है, एक 8 मिनट के बाद बजता है और एक 12 मिनट के बाद बजता है, तो पुनः ये तीनों एक साथ घंटे फिर कब बजेंगे, तो उस केस में आपको क्या निकालना चाहिए, एलसीएम ही निकालना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल निकाल दीजिए एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 20 30 और 45। ठीक है, एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका हम क्या बताए थे पिछले वीडियो में, याद है कि जो सबसे बड़ा संख्या है या तो वही एलसीएम होगा या तो उसका कोई मल्टीपल होगा। तो 45 देखिए 45 जो है सो 30 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 45 का अगला मल्टीपल लीजिए 90, 90 30 से भाग लग रहा है, हाँ लग रहा है, क्या 20 से लग रहा है, नहीं, तो फिर अगला मल्टीपल लीजिए, तो 90 का अगला मल्टीपल हो जाएगा आपका 135, तो ये फिर 30 से भाग नहीं लगेगा। फिर अगला मल्टीपल से क्या हो जाएगा
कितना हो जाएगा 180। तो देखिए 45 से तो इसका मल्टीपल में भाग लग ही जाएगा, 30 से भी लग जाएगा और 20 से भाग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 180। तो 20, 30, 45 का जो एलसीएम होगा वो 180 होगा। तो 180 मिनट निकल गया क्योंकि मिनट में दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है घंटा में दिया हुआ है, तो 3 से इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, कितना निकल जाएगा 3 घंटा। तो ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर है डी नंबर। बात समझ में आया। तो एलसीएम निकालने का आप बेसिक तरीका कैसे निकालते होंगे, 20, 30 और 45 ये मेथड से। बट इससे आसान ये वाला है, बस जो सबसे बड़ी संख्या उसको पकड़िए और उसका या तो वही एलसीएम निकलेगा, तो उसका कोई मल्टीपल ऐसा ढूंढिए जो कि 30 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 नंबर में है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। बताना है कि उसे जो भी दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है भिन्न, इसे बताना है कि सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले अगर ये हर सब में इक्वल होता तो आसान बताना आसान हो जाता। जैसे अगर हमसे पूछें कि 1/4 बड़ा है या 2/4 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 2/4 बड़ा है। कैसे, क्योंकि 4 में से इसको 1 भाग मिला हुआ है, 4 में से इसको 2 भाग मिला हुआ है। उसी तरीके से हमसे पूछे 1/17 या 7/17 और लिख दें 16/17, दोनों बड़ा कौन दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों का हर समान है। जब हर समान हो जाता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या देख रहे हैं, देखिए जैसे कभी मैंने कहा कि 2/4 बड़ा होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिए, तो 4 एकम 4 यहाँ पर आया, 4 दूनी 8 यहाँ पर आया, तो देखिए इधर बड़ा दिख रहा है। इसी तरह 17 17 जो भी गुना करोगे, 17 का 16 से गुना करोगे, तो जैसे बात है कि गुना इधर ज़्यादा बड़ा आएगा, ये वाला बड़ा वैसे भी हो जा रहा है। तो जब भी इस तरीके से दिखे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, दो में तुलना करना हो, तो उसको क्या कीजिए, जैसे मान लेते हैं 7/5 और 1/5, दोनों पता करना है कौन बड़ा है, तो बस क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए। 7×5 = 35 और 5 एकम 5, तो देखिए बड़ा है। तो हम कह सकते हैं 7/5 जो है यहाँ पर वो क्या है हमारा बड़ा है। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो सवाल आपसे पूछा है कि सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न बताइए, तो सबसे पहले बोला है कौन, सबसे बड़ा भिन्न, तो ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, सभी के केस में होना चाहिए कि नहीं। तो चलिए इसी को हम लोग यहीं पर ऑप्शन से देखते हैं ट्राई करके, क्या यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं या नहीं। तो इसे लिखा है फर्स्ट में, क्या लिखा हुआ है 6/7 और 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12 और 7 एकम 7, तो बड़ा तो दिख रहा है। तो इसका मतलब ये भिन्न बड़ा है और ये छोटा भिन्न मिल तो गया हमें। लेकिन आगे चेक कर लेते हैं और भी देख लेते हैं कि क्या सब में सही हो रहा है क्या। 2/3 और यहाँ 3/4, तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो यहाँ पे इधर बड़ा हो गया, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये बड़ा बता रहा है और ये छोटा हो जा रहा है। इस तरीके से इसको चेक करते हैं, 4/5 और 3/4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 16 और 5 तिया 15। ठीक है, तो ये दोनों बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा हो गया यहाँ पर, तो ये भी सही है, अरे ये भी ऑप्शन हो सकता है। आगे देखिए 1/2 और 6/7, तो ये क्या हो जाएगा 7 एकम 7 और 2 6 दूनी 12, तो देखिए यहाँ पर ये वाला बड़ा हो जा रहा है, तो मतलब कि ये भी क्या हो गया, ये बड़ा नहीं, ये तो छोटा होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन मेरे पास कौन सा बच रहा है, मेरे पास ए और सी, इसमें से हमको पॉइंट आउट ऑफ करना होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको दशमलव चेंज करते हैं। अगर 1 को 2 से डिवाइड करें तो मतलब क्या है, ये 0.5 है। ठीक है, और इसको जब डिवाइड करें 3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव दे करके 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। अब बताइए दोनों में छोटा कौन दिख रहा है, 0.75 या 0.5, तो 0.5 छोटा है ना, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर। समझ में आया कैसे चेक किया हमने, कि अगर 3/4 को इसका मतलब निकालते हैं तो ये निकलेगा 0.75 और इसका क्या निकल जाएगा 0.5, तो दोनों में छोटा कौन है 1/2। बात समझ में आया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऑप्शन से तो देखिए बी और सी डी ऐसे हट गया था, ए और सी दोनों सही आ रहा था, लेकिन इससे हम चेक कर लिए कि 1/2 छोटा है या फिर 3/4 छोटा है, क्योंकि हमको सबसे छोटा ढूंढना था। तो दोनों में छोटा कौन दिख रहा है 0.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैटर्न को देखिए तथा खाली स्थान पर संख्या जो आएगा वो लिखना है। जैसे लिखा हुआ है क्या, 3 और 1 4, 5 3 8 1 9, ठीक है, 7 5 12 3 15 16, फिर लिखा है 9 7 16 4 20 21 21 3 24 और 1 25, और यहाँ से फिर पूछ रहा है इस सभी को क्या करना है जोड़ करके फिर इस यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है। तो इतना जोड़ना नहीं है हमें। देखिए ये कितना है, यहाँ पर 2 संख्या है तो 2 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है 4,
यहाँ पर कितनी संख्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए कितना होता है 9। यहाँ पर कितनी संख्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिए तो कितना 16। फिर यहाँ पर कितनी संख्या है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25। इसी तरीके से यहाँ पर कितनी संख्या है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, तो 9 संख्या है तो 9 का स्क्वायर कीजिए तो 9 9 81, इसका क्या होगा आंसर होगा। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तु की दरें जो है नीचे दी गई हैं कि पेंसिलों का एक पैकेट की कीमत इतना है, कलम का एक पैकेट का दाम इतना है, एक रबड़ कितना है, पेंसिल कागज सीट का एक पैकेट कितना है, एक लेखनी रूलर का दाम इतना है और एक शार्पनर का दाम इतना है। तो आपसे क्या पूछा है कि हरमित ने एक पैकेट पेंसिल खरीदा है, एक पैकेट पेंसिल मतलब कि ये एक पैकेट खरीदा है ये, ठीक। 2 पैकेट कलम कहाँ है 2 पैकेट, ये 2 पैकेट खरीदा है, ठीक है। 3 रबड़ कहाँ है ये वाला, ये 3 पैकेट खरीदा है। एक शार्पनर इसका एक ही खरीदा है ये। पेस्टल सीट के 2 पैकेट, इसको 2 पैकेट कर दीजिए आप पैकेट, और एक लेखनी खरीदी है। तो उसकी कुल राशि कितनी अदा करनी पड़ेगी, तो चलिए सबको कैलकुलेट करते हैं पहले जल्दी से। ये कितना हो जाएगा, ये 22 रुपये ही हो जाएगा, ये तो 22 ही होगा। फिर ये कितना हो जाएगा 35 70 और 5 75 रुपये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा इधर 35 70 के 7 रुपया हो जाएगा, और 48 कितना हो जाएगा 96, और ये 10 से कम 10 ही हो जाएगा, और ये एक ही यानी कि 4.5। तो 50 पैसा किस में है, ऑप्शन में है क्या है 2 में है, तो यानी कि ये और ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर 50 पैसा एक्स्ट्रा दिख रहे थे, तो ये 50 वाला ऑप्शन होंगे। चलिए अब फिर इनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लेते हैं जल्दी से। तो कैसे जोड़ सकते हैं, अच्छा ऑप्शन से क्या दिख रहा है 193 रुपया 236 रुपया, यानी कि उसके आसपास देखना पड़ेगा फिर। तो चलिए जोड़ ही लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 7 और 7 14 14 6 20 और 4 24 के 4 हाथ में 2 2 4 4 7 11 11 9 20 और 21 हो जाएगा कितना के आसपास आ रहा है 214, नहीं कि कह सकते हैं कि 236 बी वाला ऑप्शन होगा। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ होगा देख लीजिएगा, बट 236 रुपये 50 पैसा वाला ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी बार फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 22 एकम 22 ये ठीक है, 35 दूनी 70 और 5 75 ये भी ठीक है। अच्छा ये 3 पर था ना, 3 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3 था तो तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये कुछ चेंजेज होगा यहाँ पर, देखिए यहीं पर मिस्टेक हुआ था। 0 5 दिया 15 के 5 और 3 दिया 9 और एक 10 रुपया के आसपास आएगा, ठीक है। तो अब कह सकते हैं ये दोनों तो ऑप्शन ही नहीं होगा कि 50 100 पैसा बन जाएंगे, तब तो ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों बच जाएगा। तो हमारा कितना रहा था 214 और उधर कुछ रुपये बढ़ रहे थे तो हो जाएगा हमारा 218 रुपये, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इतना को 101 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, ठीक है। मेरे पास इतना संख्या है, इसको भाग देना है कितना से 101 से, तो 101 से सब भाग देंगे तो शेषफल में क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है कि 3 अंक है, 3 अंक से डिवाइड करना है तो 3 अंक लेके चलेंगे, नहीं हो रहा तो फिर 1 अंक और लेंगे, तो कितना बन रहा है ये 1001 रुपया। कितना बार में जाएगा ये 9 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 909, कितना आ जाएगा उतर जाएगा यहाँ पर 9 2 11, यहाँ भी बचा 9, यहाँ बचा कितना 9 में से जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और फिर उतारेगा कितना 1, ठीक है। अब फिर से भाग लगाइए कितना बार हो जाएगा ये 9 बार में, तो 9 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा 909, तो क्या हो जाएगा 9 2 11 1, यानी कि 12 क्या बच जाएगा इसमें रिमाइंडर, ठीक है। आसान सा सिर्फ डिवीजन निकालना था और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या 16 20 और 24 से भाग हो जाती है, यानी भाग लग जाती है, यानी कि पूर्ण वर्ग पूछा है आपसे। तो पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है, जो पूरी तरह से किसी न किसी का क्या हो स्क्वायर हो। देखिए यहाँ पर 2 0 है, ठीक है, 2 0 भी ठीक है, 2 0 भी ठीक है, 2 0 भी ठीक है, 4 16 6 36 64 12 144, यानी सब किसी न किसी का ये वर्ग है, ठीक है, वर्ग सब का है। लेकिन वह न्यूनतम संख्या निकालनी है, ठीक है, न्यूनतम निकालना है तो न्यूनतम से ही चेक कर लेते हैं। तो देखिए 16 भाग लगता है, हाँ लग जाता है, 20 से भाग लग जाएगा, 24 से अगर भाग लग जाएगा तो 16 से ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम पूछा है। अधिकतम होता तो हम यहाँ से ट्राई करते हैं। तो देखते हैं पहले 1624 से भाग लगता है या नहीं।
तो इसको वैसे भी लगा लेते थे तो ज़्यादा बेहतर होता। जैसे कि कितना से 6 चक 24 4 बार में, तो 4 चक 16। ठीक है, तो देखिए 6 से ये भाग नहीं लगेगा, मतलब कि ये नहीं होगा। अब 16 से देखिए भाग लगेगा, ये 3600 का भाग लगाइए कितना से, 1600 से, हाँ 16 से सॉरी, तो ये हो जाएगा 4 चक 16 9 चक 36। ठीक है, तो ये भाग लग जाएगा 4 से, यानी कि भाग लग जाएगा, तो मतलब कि ये 16 से भी भाग लग जाएगा, 20 से भी भाग लग जाएगा। अब सिर्फ हमको चेक करना है कि 3624 से भाग लगेगा या नहीं। तो देखिए 6 चक 24 और 6 चक 36, तो ये भी भाग लग जा रहा है। 15 चौक 60, यानी कि हम कह सकते हैं आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा लिए थे हम, 3600, तो हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का। कहता है कि इतना में दोनों के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है। अब यहाँ पूछ लिया स्थानीय मान का, क्या पूछा है, स्थानीय मान। उस पिछला क्वेश्चन में हमने जो बताया था अंकित मान था। अंकित मान मतलब कि जो मान पूछा गया उसी मान का आंसर निकालना था, लेकिन यहाँ स्थानीय मान क्या है, तो स्थानीय मतलब कि प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दोनों के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है, लेकिन यहाँ पर किसका, ये तो शायद मिस प्रिंटिंग होगा। देख लेते क्वेश्चन में क्या था, 6 था यहाँ पर, सॉरी अब छूटा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है। 6 के स्थानीय के मानों का अंतर गुणनफल पूछ रहा है आपसे। तो देखिए एक 6 का यहाँ पर है तो 6 लिखिए, और यहाँ पर इसके बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो, यानी कि 6000। इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 6000, और एक और 6 होगा, एक और 6 तो नहीं है। देखिए यहाँ पर एक मिस प्रिंटिंग है बिल्कुल पूरी तरीके से, यहाँ पर ये 4 की जगह पर यहाँ पर 6 था। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और एक अंक है तो 1 जीरो। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 6 का गुना 6 से करेंगे तो कितना होगा, 6 छक 36, बाकी 3 जीरो और एक कितना हो गया, 4 जीरो। देखिए कहाँ 4 जीरो वाला है, यहाँ पे है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए इस क्वेश्चन बहुत मतलब PDF फाइल में बहुत सारी मिस प्रिंटिंग था, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।